हेलो लर्नर्स। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने जाना था व्हाट इज़ साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन कैसे आया, साइकोलॉजी नेचुरल साइंस की तरह कैसे काम कर रहा है एंड सोशल साइंस में साइकोलॉजी कैसे निकल के आई है, यानी कि नेचुरल एज अ नेचुरल साइंस एंड एज अ सोशल साइंस कैसे साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन है। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजी में माइंड एंड बिहेवियर को कैसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी मेंटल प्रोसेसेस की बात की थी, तो उस टाइम पे भी मेंटल प्रोसेस एंड ब्रेन एक्टिविटीज़ में डिफरेंशिएट करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे भी माइंड एंड ब्रेन दो कॉन्सेप्ट आते हैं। तो माइंड एंड ब्रेन क्या एक ही है, क्या इसमें डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। अब ब्रेन तो हम देख सकते हैं, ब्रेन फिजिकली अवेलेबल है, लेकिन माइंड की हम बात करते हैं वो हमें दिखाई नहीं देता। माइंड का एक कॉन्सेप्ट है जिसको लेके काफ़ी टैबूज थे, ठीक है। तो इसको लेके माना जाता था कि माइंड है, कोई कहता था कि माइंड है, कोई कहता था माइंड जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो इस तरह से जो टैबू उसको लेके बना रहा और ये क्लैरिफाई नहीं हो पाया। फिर कुछ न्यूरो साइंटिस्ट थे स्पेरी, उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें उन्होंने स्प्लिट ब्रेन एक्सपेरिमेंट था, उसके हिसाब से इन्होंने स्प्लिट ब्रेन थ्योरी दी थी, यानी बताया था कि माइंड जो है, माइंड वर्ड उन्होंने यूज़ किया और बोला कि माइंड दो तरह का है, लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जो होता है उसके लिए उन्होंने लेफ़्ट माइंड राइट माइंड ऐसे बोला था। तो वहाँ से और फिजिसिस्ट पेनरोज जो थे उन्होंने भी इसको यूज़ किया, तो वहाँ से माइंड वर्ड थोड़ा सा यूज़ में आया, उसको एक पहचान मिली। तो ये तो रहा कि माइंड है, लेकिन क्या माइंड और ब्रेन सेम है, ये क्वेश्चन भी था। अब सेम तो नहीं है, ओवरलैपिंग है एक तरीके से, बट माइंड जो है सेपरेट एंटिटी की तरह ही काम करेगा। ब्रेन है तो ब्रेन में ही माइंड होगा, ऐसा नहीं है कि ब्रेन कहीं और माइंड कहीं और। ब्रेन के होने से ही माइंड की एग्जिस्टेंस की बात होगी, लेकिन माइंड एक सेपरेट एंटिटी की फॉर्म में काम करेगा। अब इस माइंड के एग्जिस्टेंस को लेकर सवाल उठते रहे, तो कुछ ऐसे केसेस आए जहाँ पे माइंड के एग्जिस्टेंस की बात जो है थोड़ा प्रूफ होती दिखी। इसमें हम कुछ केस देखते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है कि एक व्यक्ति, एक पेशेंट था, उसका ऑक्सीपिटल लोब जो है वो उसमें डैमेज हो गया था, तो उसको रिमूव कर दिया था। तो ऑक्सीपिटल लोब, जैसे हमारा जो ब्रेन होता है उसमें अलग अलग लोब्स होते हैं, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, इस तरीके से। तो ऑक्सीपिटल लोब जो होता है उसका अलग फंक्शन, हर लोब का अलग फंक्शन है। तो ऑक्सीपिटल लोब का फंक्शन विजन से जुड़ा हुआ होता है। अब अगर ऑक्सीपिटल लोब ब्रेन से निकाल दिया गया है तो उसका मतलब विजन पे इफेक्ट पड़ना चाहिए, विजन जो है वो डिस्टर्ब होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए थी। लेकिन जब ऑक्सीपिटल लोब निकाल दिया गया उस पेशेंट का, तो फिर भी देखा गया कि जो वो व्यक्ति है वो कुछ कुछ विजुअल क्यूज़ पे रिस्पॉन्स कर रहा था, ठीक है। उसी तरीके से एक एथलीट है जिसने अपनी आर्म को लूज़ कर दिया था मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में। तो उसकी जब उस पर नकली आर्म लगाई गई तो उसको फैंटम आर्म एक्सपेरिमेंट यहाँ पे था। तो देखा गया कि जो उसकी आर्म थी वो फैंटम आर्म की तरह काम कर रही थी, यानी कि उसको उसमें जैसे हमारी ओरिजिनल आर्म होती है ना, वैसे ही वो वर्क कर रही थी, या उसको एहसास हो रहा था कि वो है वहाँ पे। क्योंकि जब उसको कॉफ़ी का कप दिया गया तो कहीं ना कहीं उसकी जो आर्म थी वो उसको लेने के लिए उस तरफ को बढ़ी। तो उस तरीके से केस देखा गया। उसके अलावा एक और केस था जिसमें ब्रेन इंजरी हो गई थी एक व्यक्ति की, उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया था। और फिर बाद में जब उसको घर लेकर आया गया तो उसने बोला कि ये जो उसके पेरेंट्स हैं वो एक्चुअल पेरेंट्स नहीं हैं, वो उनके इम्पोस्टर हैं। इस तरीके के कुछ केस आए थे, डुप्लीकेट्स उसने उनको समझ लिया था। तो माइंड एंड बिहेवियर जो है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो माइंड के बात तो आई कि माइंड जैसा कुछ कॉन्सेप्ट तो है, बट वो ब्रेन से थोड़ा हटके है। अब जब स्टडीज़ हो रही हैं तो वो माइंड एंड बिहेवियर पे रिलेशन देखा जा रहा है। जो रिसेंट स्टडीज़ चल रही हैं, रिसर्चेस चल रही हैं, उनमें तो अधिकतर ये देखा जा रहा है कि जो हमारा विजुअलाइजेशन होता है, या अगर हम माइंड जो हमारा होता है उसको हम पॉजिटिव फीड देते हैं, पॉजिटिव खाना दे रहे हैं, पॉजिटिव फीडिंग कर रहे हैं, उसकी पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो उसका हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट देखा जा रहा है। उनके बीच में रिलेशन कई सारे रिसर्चर्स ने देखा है ना। तो ऑर्निश ने अपनी रिसर्च में उन्होंने देखा कि उनके जो पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स को जब उन्होंने विजुअलाइजेशन से कुछ चीज़ें महसूस करवाई, अच्छा महसूस करवाया, तो उसने उनके बिहेवियर को इफ़ेक्ट किया। इसी तरीके से एक केस में देखा गया कि एक व्यक्ति था, उसकी आर्टरीज़ जो थी वो ब्लॉक थी, लेकिन अगर उसको विजुअलाइज़ करवाया गया कि आपकी आर्टरीज़ अवेलेबल है, उनमें ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इस तरीके के विजुअलाइजेशंस मात्र से ही उसको अच्छा महसूस होने लगा, उसको रिलीफ मिलने लगा, और मतलब उसकी जो ब्लॉकेज थे वो भी कम हो गए। तो देखा गया कि जो विजुअलाइजेशन की टेक्निक, यानी कि माइंड कहीं ना कहीं वहाँ पे एक रोल प्ले कर रहा है ना। तो माइंड और बिहेवियर में इस तरह का रिलेशन मिल रहा है कि अगर हम पॉजिटिव फीड माइंड को दे रहे हैं तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ रहा है। तो इस पर काम भी हो रहा है, पॉजिटिव साइकोलॉजी की ब्रांच आ रही है,
ठीक है। उसके अलावा एक साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी जो है उसकी ब्रांच उभर कर आ रही है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि कैसे साइकोलॉजिकल मेथड से हमारी इम्यूनिटी पे काम किया जा सकता है, स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है हमारे इम्यून सिस्टम की, ओनली बिकॉज ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। तो इसीलिए अभी जो कोविड के टाइम पे भी पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए इतनी बात हो रही थी, ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी की, कैसे साइकोलॉजी जो है वो उभर कर एक अलग डिसिप्लिन के रूप में आई है। तो कैसे कैसे इसमें नए नए स्कूल्स आए, उनके अपने अपने क्या क्या थॉट्स थे, इस पर यहाँ पे बात करेंगे। तो मॉडर्न डिसिप्लिन के रूप में आपको जैसे पहले भी बताया था कि साइकोलॉजी ने साइंटिफिक फॉर्म कब लिया था, जब साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी इस्टेब्लिश हुई थी 1879 में लिप्जिंग जर्मनी में, जिसको विल्हेम वुंड ने किया था। और वुंड ने वहाँ पे लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करी। उसके बाद वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की शुरुआत हुई और वहाँ से एक्सपेरिमेंट होने शुरू हुए। तो वुंड ने जब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की शुरुआत करी तो उस समय वहाँ पे जिस व्यू पे वो फोकस थे वो और उनके साथी यानी कि उनके जो डिसिपल थे वहाँ पे, वो इस पे फोकस थे कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड क्या है, इसको स्टडी किया जाए, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एक माइंड के और कैसे वो बना हुआ है, कैसे वर्क कर रहा है, इस पे फोकस किया जाए। तो मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे फोकस थे या स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे फोकस थे, इसलिए इनको क्या कहा गया, स्ट्रक्चरलिज्म। इसका जो स्कूल उन्होंने स्टार्ट किया उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत वुंड ने करी और ये लोग स्ट्रक्चर माइंड के स्ट्रक्चर को रीड करने में फोकस थे, इसलिए इसको ये स्कूल माना गया। फिर जो मेथड ये लोग यूज़ कर रहे थे उस समय, तो उसमें इंट्रोस्पेक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। तो इंट्रोस्पेक्शन मतलब जैसे आप समझ रहे हैं कि अंतर्दर्शन करना खुद का। तो इंट्रोस्पेक्शन को कैसे यूज़ किया जाता था कि जो भी एक्सपेरिमेंट होते थे उसमें जो सब्जेक्ट था उसका डिटेल रिपोर्ट ली जाती थी उसके इंट्रोस्पेक्शन की, क्या उसकी मेंटल प्रोसेस थी, क्या उसके एक्सपीरियंस थे, इस तरह का एक रिपोर्टिंग प्रिपेयर करी जाती थी डिटेल में। तो बट ये बहुत सब्जेक्टिव वे था इंट्रोस्पेक्शन का जो मेथड है, बहुत उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती थी कि अपने एक्सपीरियंस कौन किस तरीके से बता पा रहा है और फिर उसकी रिपोर्टिंग कैसे हो रही है, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। तो इंट्रोस्पेक्शन ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं होता है, इंट्रोस्पेक्शन को एज अ सपोर्टिव वे यूज़ किया जाता है अदर रिपोर्टिंग के मेथड्स के साथ में। बट इंडिविजुअली एक अकेले तौर पे अगर हम इंट्रोस्पेक्शन से ही रिपोर्ट तैयार करते हैं तो वो उतना ज़्यादा सही नहीं मान सकते। देन वहीं पे विलियम जेम्स ने भी लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करी कैम्ब्रिज में और वहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट्स होने लगे। बट जो लिप्जिंग में जो विलियम जेम्स ने जो लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करी है, उनके जो डिसिपल थे और विलियम जेम्स जो थे वो स्ट्रक्चरलिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उनका मानना था कि इंस्टेड ऑफ स्टडिंग अबाउट द स्ट्रक्चर we should study about the functioning of brain या mind. So how does the mind work and how the behavior function in making people deal with the environment, इस चीज़ पे वो फोकस थे। इसलिए उनको क्या कहा गया, फंक्शनलिस्ट कहा गया और इस स्कूल को फंक्शनलिज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये लोग इस तरह से काम कर रहे थे। और ये जो विलियम जेम्स थे ये कहते हैं कि कॉन्शियसनेस एज एन अनगोइंग स्ट्रीम ऑफ मेंटल प्रोसेस, इस पे ये फोकस थे। तो इसके बाद एक स्कूल जो मेनली सामने आया वो था साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इसके जो मेन पर्सन थे जिन्होंने इसकी शुरुआत करी वो हैं फ्राइड। तो फ्राइड का नाम साइकोलॉजी में काफ़ी आप सुनेंगे, इनका बहुत नाम है। तो फ्राइड ने साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की शुरुआत करी थी और उन्होंने साइको एनालिसिस दिया था। साइको एनालिसिस एक मेथड होता है साइकोलॉजी में, काफ़ी फेमस मेथड है। तो आगे जाके साइकोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी अच्छे से समझेंगे। तो फ्राइड ने बताया कि हमारा जो माइंड है वो उसके तीन पार्ट हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस जो प्रेजेंट में है, सबकॉन्शियस जो प्रेजेंट में तो नहीं है बट आ सकता है इजीली, अनकॉन्शियस जो दबा हुआ है, रिप्रेस्ड है, जितनी भी हमारे रिप्रेस्ड डिज़ायर्स हैं, जो चीज़ें हम सामने नहीं रख पा रहे हैं, जिनको हम भूलना चाह रहे हैं, वो सब चीज़ें अनकॉन्शियस में चली जा रही हैं। और ये अनकॉन्शियस ही हमारी जो बिहेवियर है उसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है और हमें नहीं पता है कि वो उसे इफेक्ट कर रहा है। तो उनका मानना था कि जितनी भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, उनका रूट कॉज कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस बिहेवियर है। हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी अनकॉन्शियस वे में काम करता है। तो इस तरीके से फ्राइड ने साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की शुरुआत करी और इन्होंने इसको इस तरह की व्यू को सपोर्ट किया। उसके साथ में वहीं पे गेस्टल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है वो भरकर आया। गेस्टल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो था उसमें वर्दाइमर, कोलर, कोफका जैसे लोग आते हैं, साइकोलॉजिस्ट आते हैं। उन्होंने इस स्कूल की स्टार्ट करी अर्ली 20th सेंचुरी में।
ठीक है। इनका मानना था कि हम जो है स्ट्रक्चर पे क्यों फोकस करें, कंपोनेंट्स पे क्यों फोकस करें, कि हम परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस को देखते हैं किसी व्यक्ति के, तो हम कहते हैं कि इट इज़ मोर देन सम ऑफ ऑल, है ना। तो इनका मानना था कि जब भी हम किसी चीज़ का परसेप्शन करते हैं तो हम छोटे छोटे टुकड़ों के सम से वो ज़्यादा है, हम एज अ होल उसको परसीव करते हैं। यानी कि ये कहते हैं एक्सपीरियंस होलिस्टिक। तो गेस्टल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहता है एक्सपीरियंस इज होलिस्टिक। तो जब भी हम किसी फेस को परसीव कर रहे हैं तो हम उसकी आँख, नाक और मुंह को अलग अलग ना परसीव करके पूरे एक फेस को परसीव कर रहे हैं। तो इसलिए एज अ होल परसेप्चुअल एक्सपीरियंस की ये बात करते हैं। उन्होंने परसेप्शन के कुछ लॉ दिए थे, लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इसमें दिया था, और इसको आगे आप परसेप्शन जब पढ़ेंगे तो उन चीज़ों को आप समझेंगे। देन बिहेवियरिज्म यहाँ पे सामने उभर कर आया। बिहेवियरिज्म में आप वॉटसन का नाम देखते हैं, वॉटसन ने इसकी शुरुआत करी, और इन्होंने बिहेवियरिज्म में बताया कि बिहेवियर जो होता है वो लर्नड होता है, उसको हम सीखते हैं, इन्वायरमेंट से सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो जैसे हम सही चीज़ें सीखते हैं वैसे हम गलत चीज़ों को भी सीख जाते हैं। कई बार रॉन्ग बिहेवियर की लर्निंग हो जाती है, और तो रॉन्ग बिहेवियर को अगर हम लर्न कर सकते हैं तो उसको हम अनलर्न भी कर सकते हैं। यानी कि गलत चीज़ों को जब हमारी लर्निंग हो जाती है, जैसे फोबियाज़ में हम गलत लर्निंग कर देते हैं, तो उन फोबिया को दूर करने के लिए हम अनलर्निंग के थ्रू उसको हम सही भी कर सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने बिहेवियरिज्म को दिया। और बिहेवियरिज्म जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था वो तब स्ट्रॉन्ग हो गया जब इसमें इवान पावलोव जो थे वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपनी स्टडी के दौरान क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट दिया जो कि बिहेवियरिज्म से जुड़ा हुआ था। बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज उन्होंने दी। उसी तरीके से स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी। तो स्किनर के एक्सपेरिमेंट के बाद और पावलोव के एक्सपेरिमेंट के बाद बिहेवियरिज्म को और स्ट्रेंथ मिल गई और ये काफ़ी पॉपुलर हो गया। उन्होंने बिहेवियरिज्म में बहुत सारी जो थे साइंटिफिक थ्योरीज ये लेकर आए। इसके साथ में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आया। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का मानना था कि बिहेवियरिस्टिक जो अप्रोच है वो सिर्फ लर्निंग पे फोकस है, ह्यूमन बिहेवियर पे फोकस है, लेकिन ह्यूमन बीइंग का जो एक इंटरनल नेचर है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उन पे कोई फोकस नहीं कर रहा है ना। तो इसमें रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो का नाम आता है। तो वहीं पे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ने कहा कि जो बिहेवियरिस्ट कह रहे हैं वो सिर्फ लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर पे फोकस कर रहे हैं, एनवायरनमेंट पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन की जो पॉजिटिव नेचर है, ह्यूमन की जो स्ट्रेंथ है, उस पर कोई काम नहीं कर रहा है, उसकी फ्री विल जो है उस पर कोई काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हमें ह्यूमन बीइंग के सेल्फ पे, सेल्फ रियलाइजेशन पे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे और नीड्स पे, इन पे काम करना भी ज़रूरी है, इनको इग्नोर हम नहीं कर सकते। तो इस स्कूल में जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं वो हैं कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। इन्होंने इसको काफ़ी इसमें प्रयास किए और इन सब चीज़ों पे इन्होंने फोकस किया। इसके साथ में फिर आता है आपका कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। तो कॉग्निशन पे बेस्ड है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। ये कहता है कि हमारा जो कॉग्निशन होता है वो हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है ना। तो जैसे अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन इज़ द प्रोसेस ऑफ नोइंग। परसेप्शन के साथ कॉग्निशन जुड़ा हुआ है। जब हम किसी चीज़ का परसेप्शन करते हैं, प्रत्यक्षण करते हैं, तो उसके बाद में हम उस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि ये एक्चुअली क्या है, क्या हो रहा है, वही कॉग्निशन है। संज्ञान इसको हिंदी में बोलते हैं। तो कॉग्निशन से ही हमारी जो बिहेवियर है वो इफ़ेक्ट होता है, ये कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव कहता है। और इसके अंदर हम अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, परसीविंग, मेमोराइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब चीज़ों को लेते हैं। तो जो कुछ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं वो ह्यूमन माइंड को एज अ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम मानते हैं, जैसे कि कंप्यूटर वर्क करता है। वो कहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, स्टोर करता है, एंड जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम इन्फॉर्मेशन को उससे रिट्रीव करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव भी बात करता है। अब हम आगे देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी या डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में साइकोलॉजी, जैसे इन कुछ इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे तो वो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट के साथ पढ़ने के लिए बाहर गए, फिर वो इंडिया में आए और उन्होंने यहाँ पे इसको डेवलप करने का प्रयास किया। वैसे तो इंडिया का जो रूट है, फिलोसफिकल रूट साइकोलॉजी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन साइंटिफिकली उसको इतना ज़्यादा अप्रूवल नहीं मिला था। हालांकि इंडियन साइकोलॉजी में ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे, सेल्फ पे, माइंड बॉडी रिलेशन पे, कॉग्निशन, परसेप्शन पे, इन सब चीज़ों पे काफ़ी बात होती है। और इसकी जो थ्योरीज़ हैं वो अब धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो रही है, मतलब उन पे स्टडी की जा रही है, अब उन रूट्स पे स्टडी की जा रही है और इंडियन साइकोलॉजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूप से अब धीरे धीरे उभर रही है। बट उस टाइम पे इसको ऐसे नहीं लिया गया। फिर जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने वेस्टर्न साइकोलॉजी को ही फॉर्म को यहाँ पे स्टार्ट करना शुरू किया।
फिर देखा गया सबसे पहले इंडियन साइकोलॉजी इंडिया में, अगर हम रूट की बात करें कि कैसे इंडिया में जो साइकोलॉजी है वो स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इंडियन साइकोलॉजी एज अ यहाँ पे स्टार्ट होने का मतलब एज अ डिसिप्लिन जो यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, तो फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश हुई थी 1915 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में, सॉरी फ़िलासफ़ी जो डिपार्टमेंट के अंदर पहले ही स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद में साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट अलग से बना था। फिर उसके बाद अप्लाइड साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट बना, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से यहाँ पे स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो डॉक्टर एनन सेनगुप्ता है वो यूएसए से उनकी ट्रेनिंग हुई थी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में, वुंड के साथ उन्होंने विल्हेम वुंड के साथ काम किया था, ठीक है। उसके अलावा जी बोस जो थे उन्होंने फ्राइडन एनालिसिस साइकोएनालिसिस में काम किया था। तो इस तरह से ये लोग यहाँ पे आए और उन्होंने इसको इस्टेब्लिश करना शुरू किया। तो 1922 में प्रोफेसर बोस ने यहाँ पे इंडियन साइकोएनालिटिक एसोसिएशन की शुरुआत करी थी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे धीरे धीरे उभरने लगी। उसके बाद 2 रिसर्च सेंटर भी बन गए यहाँ पे, यूजीसी के उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। तो इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पे साइकोलॉजी की शुरुआत होने लगी। दुर्गानंद सिन्हा जी ने अपने बुक है उनकी साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, इसमें इसको पूरे एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे यहाँ पे शुरुआत हुई, ठीक है। तो लेट 90s में धीरे धीरे ये उभरी। शुरुआत में 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इसकी जो स्ट्रेंथ है वहाँ पे नहीं बन पाई थी। तो अब धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट अभी भी चल ही रहा, अभी भी बहुत ज़्यादा यंग फेस में ही है ये, बहुत कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। बहुत से ब्रांचेस ऐसे हैं जो अभी बहुत डल फेज़ में हैं, उन पे काम होना ज़रूरी है। तो इसको अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पे वर्क करने की। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं इस वाली वीडियो में। देन ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी एंड जो डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी है वो कैसे अदर ब्रांचेस से कोरिलेटेड है, अदर सब्जेक्ट से कोरिलेटेड है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।